कल आपको डेट वेलोसिटी तक हो गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था बेटा, ठीक है। स्टार्ट करना था आपको क्या, ओम्स लॉ। आज नया का हेडिंग करेंगे आप क्या, ओम्स लॉ, ठीक। इधर रिलेशन ही बनता है बेटा, डाटा रहेगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है उसके फार्मूले पे बनेगा, ठीक। लिखिए ओम्स लॉ, OHM एपोस्ट्रोफी S, ओम्स लॉ। हेडिंग करेंगे बेटा ओम्स लॉ। सर जी अब जल्दी पढ़ाएंगे क्या? हाँ जी, जल्दी पढ़ाएंगे। बोले देखो आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये फिजिकल कंडीशन विल बी क्या रिमेन्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड स्टेट वगैरह कांस्टेंट रखा जाए, देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए बेटा कंडक्टर है, अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू उसी रेशियो में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, वी के, ठीक। या आई कंटू जब प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो वी बाई क्या हो जाएगा, आर। तो वी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू कितना, आर के बाद हो जाता है। तो वी की वैल्यू जो होगी वो आई इंटू आर के क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if a physical conditions like temperature, mechanical strain, etc, स्ट्रेन, अरे खींचते हैं वायर को क्या होगा, लेंथ चेंज होगी ना, तो एरिया चेंज होगा, तो उनको हमें कांस्टेंट रखा जाए। मैकेनिकल स्ट्रेन, टेम्परेचर तो मैकेनिकल स्ट्रेन etc आर कांस्टेंट, आर केप्ट कांस्टेंट, देन the current flowing through the conductor, will be directly proportional to potential difference applied across the end of conductor, difference applied across ends of conductor, हो गया, अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपका कंडक्टर का एंड के थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे, उसके डायरेक्टली क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो आप नीचे लीजिए दैट इज आई प्रोपोर्शनल टू बी, आई इक्वल टू बी बाई आर, बी इक्वल टू हो जाएगा आई इनटू आर, ठीक। आर को क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आर है, आर को रेजिस्टेंस सिंपली या वो भी रेजिस्टेंस इसमें स्पेशली हम लोग बोल लेते हैं, इसी को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या वायर जो भी आपने लिया है उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस
बेटा किसके वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए। वोल्टेज और किसके बीच में, करंट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, वोल्टेज और किसके बीच, करंट के बीच में अगर आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो V इंक्रीज करने के साथ साथ I की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब दोनों डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शन है। तो एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी साथ साथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप करेंगे बेटा तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I टू R है। अगर हम लोग क्या करेंगे, B की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यानी स्लोप की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम लोग किसी एक एक्सिस पे B ले लो, किसी एक एक्सिस पे I ले लो, एक कभी बेटा एक अगर आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा फैक्टर भी हमारा क्या करेगा, उसी रेशियो में आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ पे जो स्लोप आपका होगा, जो भी स्लोप है वो ऑलवेज क्या रहेगा, थीटा जो आपका है ये कांस्टेंट रहता है। अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस को आप क्या करेंगे, वेरी नहीं कराएंगे। और हम लोग ओमिक मटेरियल के लिए अगर ग्राफ ड्रा करते V और I के बीच, याद रखेंगे ओमिक मटेरियल दैट मीन्स दैट मटेरियल विच फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो V और I के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्लोप जो आपका होगा थीटा, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी को स्लोप कह लेंगे। ठीक, क्या कह लेंगे, स्लोप कह लेंगे। तो स्लोप की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, दिखा दीजिए, हो गया। तो R जो हो गया वो क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अगर यूनिट लेंगे, ऐसा यूनिट लेंगे, ऐसा यूनिट आप रेजिस्टेंस R की जब लेंगे बेटा तो क्या आएगा, वोल्ट पर एम्पियर। R इसी को ओम कह देते हैं। क्या होता है, इसी को इस तरह से सिंपलाइज कर देते हैं, इसे पढ़ा जाता है ओम, OHM। ठीक, ओम्स ने जो कि डिस्क्राइब किया था लॉ को, तो उसी के बेस पर उन्होंने उसको ओम सिम्बलाइज करते हैं। अगर डायमेंशन लिखेंगे रेजिस्टेंस का, लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा, लिखिए ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2। अब अगर हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इसे डिफाइन करते समय क्या ध्यान रखिएगा, हेडिंग कर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिलहाल इसी इक्वेशन के बेस में हम लोग उसको डिफाइन भी करते हैं। ठीक, और रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल की करंट फ्लो का क्या, जो अपोजिट टेंडेंसी होगी। हम लोग कहते हैं इट इज द अपोजिट टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्लो। ठीक, इसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। और न्यूमेरिकली जब लिखते हैं हम लोग मैथमेटिकली तो R इक्वल टू V अपॉन क्या होगा, I होगा। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लिखिए इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is the property of material it is the property of material by virtue of which it is the property of material by virtue of which it is the property of material by virtue of which by virtue of which it opposes the flow of current through it, opposes the flow of current through it, opposes the flow of current through it। मतलब उसके थ्रू आपका करंट का क्या करता है, फ्लो का अपोज करता है, थ्रू इट। देखिए नेक्स्ट लाइन से, इट इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज या मैथमेटिकली डिफाइंड एज, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज
रेशियो defined as the ratio of potential difference, defined as the ratio of the potential difference across the end of the conductor, across the end of the conductor to the current flowing through it, to the current flowing through it. ऑलरेडी तो यहाँ से यही हम अपने को निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपान आई यू। तभी आपने लिख लिया था वोल्ट वाले एम्पियर, आर क्या लिखा, ओम आपका हो गया। डायमेंशन भी आप ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। यूनिट आपने लिखा है सही, क्या ऑलरेडी लिख चुके हैं। और डायमेंशन भी आपने क्या लिखा था, डायमेंशन m कितना है तो भैया, ml स्क्वायर टी पावर -3 1 पावर 2 -2। ये डायमेंशन हो गया था, वो क्या हो गया, ठीक। यहाँ से निकाल लेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करता है। जैसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन तो मटेरियल पार्टिकल के बीच में जब आपका क्या रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में, तो वहाँ मोशन का क्या करता था, अपोज करता था। वैसे ही सेम पैटर्न पे जो रेजिस्टेंस होता है, क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो फैक्टर्स है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक। जो उसमें करंट फ्लो का अपोज करने की टेंडेंसी है उससे रेजिस्टेंस करेंगे। मैथमेटिकली जो आपका होगा बेटा वो आर इक्वल टू क्या आएगा, V अपान आई के इक्वल हो गया। आर की वैल्यू जो हो गई मैथमेटिकली कितनी हो गई, V अपान क्या हो गया, आई के आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू आपकी होती है बेटा, ठीक, वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। डायमेंशन मतलब लेंथ क्या है, उसकी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, फिर आपको क्या टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, वेरिएशन ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, ठीक, विथ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करें तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, मटेरियल से होगा, टेम्परेचर से होगा, डायमेंशन से उसकी एरिया लेंथ अभी दिखाया जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो डिफरेंट कंडीशंस में हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। तो पहला हम क्या, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर एडी करेंगे। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस डाल दे फर्स्ट करके टेम्परेचर विथ टेम्परेचर, अरे एक ही मिनट लो, जैसे समझ लिया, ऐसा ठीक। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, ठीक। काइनेटिक एनर्जी देखो जो भी मटेरियल आपको डिवाइड किया गया था, स्टार्टिंग में समझाया गया था, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो रेजिस्टेंसेज आपकी होती हैं, क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है बेटा वो अलग अलग कंडीशन में हमारा अलग अलग होता है। मतलब ठीक, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ तो हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी क्या, इंक्रीजेस। यानी टेम्परेचर को राइज जैसे से आप करोगे मटेरियल का, वैसे से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, ठीक। बट जब हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करेंगे बेटा, किसकी, सेमी कंडक्टर, ये हरा तो उस गया अंदर क्या बात बताया अभी हमने, उससे पहले क्या बताया नहीं सुनो। अगर आपने ये लगाया तो ये गया, ठीक, फिर अंदर कुछ ज़्यादा नहीं, खाली कंसनट्रेट होकर लगता है एकदम, ठीक। चलो तो उस केस में क्या आपका होगा, अगर आप कैसे हैं सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर में आपका टेम्परेचर की वैल्यू जब राइज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ध्यान रखना सेमी कंडक्टर बोल रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स डिक्रीजेस, ठीक। किसकी वैल्यू, रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी क्या करेगी,
इंक्रीज करती है। यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, बात आता है बेटा नॉन कंडक्टर का, इंसुलेटर जिसे हम लोग कह लेते हैं। नॉन कंडक्टर में थोड़ी किताबों में कंट्रोवर्सी है। जनरल में बोला जाता है अनचेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ नॉन कंडक्टर डज नॉट चेंजेस, ठीक, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और उसी के बेस पे आपको 2020 में आपको नीट वालों ने जो है, इससे पहले आईटी वालों ने पूछा था, नीट वालों ने 20 में या 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या नॉन कंडक्टर इंसुलेटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना था। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है बेटा, स्पेसिफिक क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए भी स्लाइटली डिक्रीजेस। लेकिन ये जो स्टेटमेंट गिवन होता है बेटा ना, डिक्रीजमेंट का जो स्टेटमेंट आपको गिवन होता है वो होता है क्या, ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बाद। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में लाइन थी, यह 100% स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक, बट स्टेटमेंट का देखो कई चीज़ें होती हैं, जब बेटा कंट्रोवर्सी आती है ना, तो फाइनल डिसीजन एनसीईआरटी पे डिपेंड करता है। आप चाहे आईटी या नीट जो भी एग्ज़ाम देते हैं ना, अगर आपका क्या कोई भी क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी आती है कहीं, तो उसका फाइनल डिसीजन एनसीईआरटी की बेस पे दी जाती है। फिलहाल एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें फिर भी फॉल्ट हैं, ऐसा नहीं 100% क्या एनसीईआरटी ट्रूथ है, लेकिन एक पैरामीटर माना गया, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो सही माना जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में होता है इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर राइज करने पे डायरेक्टली क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती। कब चेंज होती है, जब हम लोग बैकग्राउंड पोटेंशियल से ज़्यादा टेम्परेचर राइज करके पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, तब एक कोवैलेंट बॉन्ड सारे ब्रेक करते हैं और कंडक्टिविटी इमीडिएटली इंक्रीज कर जाती है। लेकिन वो आफ्टर क्या बैकग्राउंड पोटेंशियल की कंडीशन में होता है, बट वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसलिए क्या वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था कि इस क्या इंसुलेटर के लिए भी वैल्यू हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मिला जी 20 में है ना, ठीक, उसी के बेस पर आंसर दिया गया था। ठीक, बट वहीं उसी किताब में देखो, अगर थ्योरी में दिया गया होगा तो वहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर लिखा होगा। ठीक, वो खाली एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, उसी के बेस पर आंसर उन्होंने करेक्ट किया था। ठीक, चलिए फिर तो यहाँ से नोट कर लिया आप लोग, और टाइम से आया करिए, तो आप तो पढ़े नहीं हैं और फिर लेट रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसलिए समय से पहुँच जाया करिए। फिर उन्हीं लोगों को नहीं बोला जा रहा, सबके लिए बोला जा रहा है। ठीक, ऐसा ना सोचना सचिन तो उन लोगों के लिए बोला है, हम लोग कभी आराम से 3:30 बजे पहुँचेंगे। ठीक, आप लोग भी पढ़ के कितना याद रखे हुए आप लोग भी जानते हो, है ना। ठीक, वो तो अभी पढ़े नहीं हैं, बट आप लोग पढ़ के कितना याद रखते हो। चलिए, क्या लिखिएगा बेटा, वेरिएशन तो लिखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हाँ जी, प्रोपोर्शनल के बेस। अरे सब नहीं समझ पाते भैया, लिखिएगा। क्या लिखा था आपने, टेम्परेचर वेरिएशन लिखा है, लिखिएगा। अनइंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वैसे लिख लो यार, बार बार चेंज करोगे तो बार बार स्टेटमेंट क्या होगा, चेंज होगा। हाँ, ठीक, मतलब सबका वही रहेगा। देखिए क्या लिखा था पहले, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ क्या कंडक्टर, ठीक, इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कंडक्टर के लिए बोल रहे हैं बेटा, ठीक, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर लिखिए, विच इज गिवन बाय रिलेशन, which is given by relation देखिए RT इक्वल टू R0 1 प्लस, ये स्मॉल क्या टेम्परेचर रेंज के लिए दिया जाता है। वैसे अगर टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग क्या लार्ज करते हैं
तो उस कंडीशन में हमारा वेरिएशन डिफरेंट होता है, बट चूँकि हमें चेंजेस जो होती है स्मॉल लेंस की दी जाती है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बेटा रिलेशन जो लिखेंगे, ठीक, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी क्या लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर होता है, वेयर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी RT, या नाम पहले कर लो, नाम है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री, ठीक। RT हो गया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री, और अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट TOE है बेटा, बड़ा लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर आप कह सकते हो, ठीक। कितना टेम्परेचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, उसके बेस पे दिखा लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप वेरी कराएंगे तो उस केस में आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्टर के केस में आपका इंक्रीजमेंट होता है, ठीक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हो गया, साइन का कहाँ गया, कब पेपर साइन कर दिए सब लोग, कहाँ गया, हो गया, पास कर दो। तो ये केस होता है बेटा, टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ हमारा क्या होगा, किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, और जो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी होती है, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, वो हमारा क्या करेगा, जो मटेरियल है किसी डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेंगे, और उसके बेस में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं, कोई RT क्या है, T डिग्री पे है, R0 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है उसमें R0 इंटू अल्फा इंटू T इतने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, जितना उसका था उसमें इतनी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उसके बेस पर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक। हो गया, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कहें कर ही लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, सर जी बोल दें, एक लाइन वाला वो पॉइंट भी लिख लीजिए तभी आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया, वाइल इन केस ऑफ, हाँ, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, वाइल इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, वाइल इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक, वाइल इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द वैल्यू ऑफ, in case of semiconductor the value of resistance decreases on increasing the temperature, decreases on increasing the temperature, and for non-conductor, and for non-conductor, for non-conductor its value does not affected by its value, its मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू डज नॉट जनरली कर लो, जनरली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। अब जनरली इसलिए लिख लिया गया कि नॉर्मल टेम्परेचर तक बेटा वैल्यू अफेक्टेड नहीं होता है, बट जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया उसी के बेस पे डिज़ाइन किया गया है कि अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे जो होती है वो हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। कलर पेन से लिख लीजिए, ठीक, कलर पेन से, अभी फिलहाल आगे आएगा लेकिन अब यही पॉइंट है तो इस समय लिख लीजिए, लिखिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर
टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर conductors temperature coefficient for conductors are positive while for semiconductor and non conductor। अब ये नॉन कंडक्टर याद रखिए, उस केवल एक लाइन पे लिखा जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक। एंड नॉन कंडक्टर्स, ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव। नॉन कंडक्टर को किस में ब्रैकेट में कर लीजिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि सभी बुकों में यही लिखा है कि क्या नॉन कंडक्टर के टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बुक्स में आपको वही मिलेगी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है किसके लिए, नॉन कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए 0 होता है। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होती है। बट वो एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट के बेस पे जिस पे क्वेश्चन डिजाइन किया, वहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपका सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव, ठीक। बट इंसुलेटर के लिए ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव तब होता है जब हम ब्रेकडाउन पोटेंशियल से हायर टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करेंगे तब, ठीक। लेकिन अब उसी चीज़ को समराइज़ करके डायरेक्ट लिख दिया गया, उसे भी क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक। ऐसे हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे उठपटांग रहते हैं जो एक्चुअल में कुछ और होते हैं और उनका क्या रिजल्ट कुछ और होता है, ठीक है। चलिए, वैसे केमिस्ट्री में ढेर सारे एक्सेप्शनल कंडीशन बनते हैं, फिजिक्स वगैरह में तो थोड़ा कम है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, क्वेश्चन करा दिया जाए, जल्दी होगा थोड़ा सा, लिखिए। तीनों मिला के तीनों लिखिए, हम लिखिए, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ले लीजिए 40 ओम, 40 ओम एट, वैसे जनरल बना देने बेटा, 40 ओम एट, ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, if its temperature is rises to, if its temperature is rises to 120 degree centigrade, rises to 120 degree centigrade, 120 degree centigrade, then determine its resistance, if temperature coefficient of resistance is 1.5 into 10 to power minus 4 into 10 to power minus 4 हो गया, 1.5 into 10 to power माइनस 4 के बराबर हो, ठीक। अगर आप यूनिट लेंगे तो क्या आएगा, ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी है तो आपको निकालना है कितना, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 40 ओम, कितना दिया है, 40 ओम दिया गया है। लगाइए उसी क्वेश्चन पे, जल्दी से निकालिए। 40.7 40.7 और लोग
टेम्परेचर कोफिशिएंट 1/5 यूनिट ऑफ टाइम रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर सेकंड शायद ये होगा सर। अब कोई बना सकते जैसे यहाँ से निकाल लोगे तो अब आर की हो गया ओम, ठीक, ओम पर क्या डिवीजन गेट ले लीजिए, ओम के टर्म में लेना चाहे ओम की जगह वोल्ट पर एम्पियर ले लेंगे, ठीक, पर एम्पियर पर डिवीजन गेट हो जाएगा। वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। जल्दी करिए। हो गया बेटा? अरे सीधे फार्मूले पुट करना है यार जी। 7,240 तो ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा है हमारा संख्या है 40.7। भाई आर टी कल टू आपने लिखा R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। R0 का मान कितने ओम दिया है? 40। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 और टेम्परेचर आपका कितना? पहले 0 डिग्री था, 0 पे था ना, अब बाद में इंक्रीज किया 120 डिग्री, तो आपका 0 से बढ़ के 120, तो डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा? 120 डायरेक्ट मिल गया, ठीक। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 41 प्लस ये 0 होगा, 15 2 जा 30, बचा आपका 3, 15 50 18, डेसिमल देखो 1 डिजिट पे इंटू 10⁻⁻4 है। ये अगर हमारे पावर को आप हटा के इसको सम हम कभी ऐड कर सकते हैं जब पावर हमारा यहाँ से क्या होगा, रिमूव कर दिया जाए, तो पावर को रिमूव करोगे तो 41 प्लस इसको रिमूव करने के लिए क्या 2 की वैल्यू है नहीं है, तो 0.018 क्या आ जाएगा 18, ठीक। अब यहाँ से टोटल ऐड करोगे तो 40 इंटू 1.018 आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 8 जा 32, बचा आपका 3 4 जब 4 3 7 बचा कितना, कुछ नहीं 400 और 4 बचा 4, 40 आप के डिजिट पे लगा तो 40.72 हमारा आया। अरे अरे सब तो जल्दी करती रहेगी। अरे 60 में तो सही होना चाहिए ना। कौन सा? जैसे हमने आपने डिजिट किया ना, हाँ। तो हमने ऐसा नहीं किया 10⁻⁴ लेके आओ, काम लेके आओ, तो नहीं कर पाएगी। बुरा गलत जब तक बहुत बड़ा बनेगा। क्या कह रही है आप देवी जी? आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहा है आपने? हमने इसमें ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसे कॉमन ले सकती है? इसमें कॉमन नहीं है। ये कॉमन नहीं है, तब क्या किया? बस बस इसका ब्रैकेट लगा दिया और ये मल्टीप्लाई यहाँ से ऐड कर दिया। ये जब तक बेटा ये इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगी मल्टीप्लाई करके, तब तक इसको हम ऐड कैसे कर सकते? तब पावर दोनों का सेम नहीं होगा। इसीलिए ऑलरेडी जब तक उनके पावर सेम नहीं होते तब तक ऐड नहीं कर सकते, कसम खाओ। सब दो क्वांटिटी के बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके पावर क्या हो, सेम हो। अगर पावर इक्वल नहीं है तो कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक। कितने लोगों का साइन अभी नहीं हुआ बेटा? अरे अभी इस रो में बहुत लोग का नहीं हुआ होगा। हो गया?
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा, कभी भी विदाउट पावर इक्वलाइज के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। जिनके साइन नहीं हुए साइन कर दिए बेटा, पीछे पास कर दो। आपको हो गया? चलिए, तो ये तो हो गया था हमारा किसके बेस पे, रेजिस्टेंस के बेस पे कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन रहेगा फार्मूले वही यूज़ किए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया होता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी डिजाइन होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। फिर टेम्परेचर चेंज करके बोलेगा कि अब करंट की वैल्यू इतनी हो गई इतने पोटेंशियल को अप्लाई करने पे। तो पहले केस से आप निकालोगे रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री पे है, सेकेंड केस है जिस टेम्परेचर पे दिया है वहाँ से आप RT निकालेंगे, तो RT और R0 आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, पूछ लेता है। ठीक, तो जो भी रहेगा फार्मूला हमारा यूज वही होगा। अब जो चीज़ आपको रिलेट करना है, जैसे यही हमारा हमें RT निकालना है, जो फार्मूला लिखा है आपको अल्फ़ा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओपन कर लो, RT कट हो जाएगा बेटा R0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस R0 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी आपने ले लिया। अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करोगे तो RT माइनस R0 इक्वल टू कितना, R0 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। हमें अगर अल्फ़ा चाहिए तो ये होगा बेटा RT माइनस कितना, R0 अपान कितना, ठीक, R0 इंटू डेल्टा टी। इसको रख के हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बेस पे क्या निकालेंगे आप, कोफिशिएंट जो होगा उसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। तो अल्फा की वैल्यू RT माइनस R0 और R0 इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अल्फा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसी रिलेशन को मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, हो गया? कर लेंगे। चलिए, इफेक्ट आप क्या करिए, स्ट्रेचिंग इसी समय कर ही लिया जाए। लिखिए, पहले लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए, हेडिंग कर लो, रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर देखो, लिखा आपने रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। वायर कर लो या कंडक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। कोई बेटा अगर कंडक्टर लेंथ सपोज दैट n है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हमारा रो लेते हैं। ठीक, तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, जो उसको धारा के बहने का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध यहाँ कहते हैं। ठीक, तो जो रेजिस्टेंस आपका होगा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू किसी मटेरियल का R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लेंथ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की, आप बोलोगे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू की लेंथ आप ज़्यादा होगा कंडक्टर का, उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा आप कहोगे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, A के हो जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा आप बोलोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप प्रोपोर्शन टू हो जाएगा M/A। यही प्रोपोर्शन के बाद जब हटाते हैं
तो आर इक्वल टू लिखते हैं रो एल बाई ए। तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आपका होता है इस रिलेशन से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। कोई कंडक्टर है तो उसकी लेंथ एल है बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रो है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, रो जो है रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओम इंटू मीटर मात्रा। स्पेसिफिक क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ले लेंगे हम लोग ओम। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर के या नीचे आएगा मीटर, बचेगा ओम इंटू मीटर। और डायमेंशन लिखेंगे तो अरे वो ओम का था नहीं था जी, एम एल क्यू टी पावर माइनस 3 टी पावर माइनस। अगर डायमेंशन लिखेंगे बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तो देखो रेजिस्टेंस का आपको डायमेंशन बताया गया था एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस के ए के पावर माइनस 2। तो जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम करेंगे तो डायमेंशन में लिखोगे क्या, एम एल क्यू डायमेंशन तो आएगा एम एल क्यू टी के पावर माइनस 3 ए के पावर एम एल क्यू टी के पावर माइनस 3 ए के पावर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आपका हो गया। ठीक, यस सर। हेलो हो गया। अब कंडीशन जो होता है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो की वैल्यू वो उसके डायमेंशन पे बेटा डिपेंड नहीं करता है। रो की जो वैल्यू होती है वो डायमेंशंस पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। डायमेंशंस की वैल्यू कितनी है उस पर उसका डिपेंडेंस नहीं होता। तो लिख लीजिएगा और आगे नोट कर लो। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस for different materials are different। डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट। ठीक, अलग अलग जो मटेरियल हैं उनके लिए क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी आपकी, ठीक, अलग अलग होगी। ठीक, लिखिए फॉर डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट। लिखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ dimensions of the conductor। It is independent of dimension of the conductor। of the conductor dimension का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करता। independent of dimension of the conductor। dimension that is length and area cross section। प्रॉपर्टी लिख लो that is length और area cross section। that is कर लो that is मतलब ठीक, that is length and area of क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी लंबाई कितनी है मोटाई कितनी है उससे डिपेंड नहीं करे। क्या चीज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि नहीं, रेजिस्टेंस करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं करेगा। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कहेंगे तो क्या करेगा वो डिपेंड करता है। आप देखो एल बढ़ाया तो आर बढ़ गया, क्या ए बढ़ाया तो आर की वैल्यू क्या होगी घट गई, बट आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस मटेरियल का ठीक है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, समझ गए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी और इसकी वैल्यू उसके क्या शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब कंडीशन हम लोग को जो पढ़ना है बेटा कि अगर हम वायर को जो भी कंडक्टिंग वायर है अगर उसे आप स्ट्रेच कर देते हैं कट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक, तो हेडिंग करिएगा देखिए हेडिंग करो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ठीक एंड कटिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर कर दो
ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर। ओके, जो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का है उस पर क्या इसका इफेक्ट होगा वो चीज़ हम लोग दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक। देखो क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लेंथ को चेंज करते हैं, लेंथ को अगर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज जैसे मान लो ये वायर है, सपोज दैट इसे वायर का अच्छी रखिए। अगर इसके लेंथ को चेंज करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। एक, हम इसको स्ट्रेच कर दें, खींच दें। जब आप खींचेंगे ना, खींच के अगर इसकी लंबाई को बढ़ाओगे बेटा तो उसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? एरिया क्या होगा भाई? अगर किसी चीज़ जैसे आप लोग हो, अब मान लो आपकी हाइट थोड़ी कम नज़र आ रही है तो क्या करो, खिंचवा दो, है ना। अगर आप खिंचा देंगे तो क्या होगा, मतलब आप मत ट्राई करना, नहीं तो पता लगा कि हड्डियाँ भी उखड़ गई हैं, ठीक। तो उस केस में अगर बाय द वे आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर खींचा जाएगा तो लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एरिया घट जाएगा, है। तो मोटे लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हैं दुबले होने के लिए ना, लंबाई भी बढ़ जाएगी, मोटाई क्या होगी, घट जाएगी, ठीक। उस केस में क्या होता है कि बेटा ये चीज़ें अप्लीकेबल है नॉन मेटल्स के लिए, लिविंग सब्सटेंसेस के लिए। ऐसा नहीं कि आप भी लंबाई बढ़ाने के चक्कर में दो ट्रैक्टर में बदलाव हाथ पैर और क्या बढ़ा दिया जाए ना, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वो सब किसके लिए है, नॉन लिविंग मटेरियल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब आपका कंडीशन क्या है, वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ जिस रेशियो में आप इंक्रीज करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी रेशियो में क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। यानी लंबाई को बढ़ाएंगे खींच के अगर, तो उसकी चौड़ाई जो होगी यानी मोटाई जो होगी वो घट जाएगी, ठीक। बट अगर आइडेंटिकल मटेरियल के वायर को जोड़ के बढ़ाएंगे, जैसे मान लो ये है, इसकी लेंथ जितनी थी हमने एक ऐसे ही दूसरा ला के इसमें जोड़ दिया, ऐसे भी तो हमने बढ़ा लिया ना। तो अगर आप आइडेंटिकल मटेरियल के वायर को क्या करेंगे, उसमें कनेक्ट करके अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ाओगे तो उसके एरिया में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तीसरा, अगर हम कोई वायर है उसको कट कर दिया जाए, जब कट करेंगे तो उसकी लेंथ हमारी डिक्रीज करेगी। अगर कटिंग किया तो लेंथ क्या, लेंथ के परपेंडिकुलरली अगर कट कर रहे हैं तो लेंथ केवल डिक्रीज कर रहा है, एरिया में कोई चेंजेस नहीं हो रही। अगर इसको कट करके फिर से रिजॉइन कर दिया, मान लो ये है, हमने क्या किया, पहले मान लो इतना बड़ा वायर था, इसको बीच से हमने कट कर दिया, कट करके इसको रैप्ड कर दिया, लपेट दिया एक दूसरे पे, तो मोटाई क्या होगी, लंबाई घट गई, मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो अलग अलग तरीके से हम उसके क्या रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड से रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लिखिएगा पहला, उसका ए करिएगा, if length of wire is increases by stretching the wire, अगर वायर की लेंथ को बेटा स्ट्रेच करके बढ़ा रहे हो, जैसे मानो डेल्टा एरिया सपोज ये है, लेंथ की वैल्यू ये था, इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा पहले R इक्वल टू आएगा रो L बाई के, पहले ये फार्मूला बना जब अभी हमने स्ट्रेच नहीं किया है। अब क्या करते हैं, सेकेंडरी इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है, क्या करें हम लोग, स्ट्रेच करें। अगर स्ट्रेच करोगे वायर को तो इसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, लेंथ में क्या होगा बेटा, इंक्रीजमेंट होगा। अब लेंथ अगर इंक्रीज करके, ठीक, मान लो इसकी लेंथ को हमने एनएल टाइम बढ़ा दिया, कितना, ऐसे डाट डाट बनाते हैं हमने, इसको खींच के हमने एनएल टाइम कर दिया। तो जब लेंथ की वैल्यू एन डैश की वैल्यू एन इंटू एल कर देंगे तो एरिया का सेक्शन इसमें खींच के बढ़ाया है ना, तो लेंथ बढ़ेगी बेटा तो एरिया क्या करेगा, देखिए क्योंकि बालून रिमेन सेम रहता है, बालून जो मटेरियल का होगा वो कैसा होगा, रिमेन सेम। तो अगर लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एरिया का सेक्शन क्या करेगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप क्योंकि बालून कांस्टेंट होते हैं तो ए डैश इंटू क्या होगा एन डैश, और बी की वैल्यू पहले ए एल था, अभी क्या हो गया ए डैश इंटू एल डैश की वैल्यू एन इंटू एल, एल एल क्या हुआ एलसीएम, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए बाई, मतलब जितना लेंथ को बढ़ाओगे उतना ही एरिया,
उतने उसी रेशियो में घट जाएगा। अगर लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। अगर लेंथ को हम लोगों ने n टाइम इंक्रीज किया तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन होगा वो n टाइम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जब निकालोगे स्ट्रेट वायर का, इसकी वैल्यू होगी a/n, मतलब a डैश की वैल्यू कितना निकाल लिया, a/n हो गया। अभी हमने बोला था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो उसके पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब जब पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा तो चाहे उसको काटिए, चाहे तोड़िए, चाहे जोड़िए, जो भी करिए, उससे रो की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रो की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, रिमेन सेम रहेगी, तो रो की वैल्यू पे बेटा उसका कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा। अगर रो की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश की वैल्यू रो एल डैश अपान क्या, ए डैश के बराबर। ठीक, जो वैल्यू आपकी हो जाएगी आर डैश की वैल्यू रो एल डैश अपान क्या हो गया, ए डैश के बराबर होगा। तो यहाँ से करेंगे आर डैश इक्वल टू रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, n इंटू एल, और ए डैश की वैल्यू कितना है, a/n। ठीक, देखो ये n कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, n ऊपर जाएगा तो n इंटू एल n स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसको n स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए, ये हो रहा आर डैश। देखो इस रो एल बाई ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितना है, आर के बराबर है। उस केस में आर डैश की वैल्यू जो होगी ये n स्क्वायर है, आर डैश की जो वैल्यू होगी वो n स्क्वायर इंटू कितना, आर के बराबर। मतलब इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजेड n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग द वायर देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेड बाय n स्क्वायर टाइम्स। मतलब अगर किसी तार की लंबाई को खींच कर, ध्यान रखना है खींच के बढ़ा रहे हैं, खींच कर अगर n गुना बढ़ा देंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले की तुलना में n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। मतलब लंबाई को 2 गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना, लंबाई को 10 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 100 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो जितना आपका पहले होगा उसका n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो दिखा दीजिए, ऐसे बना के फोटो दिखा दीजिए जल्दी से करिए। और कोई इफेक्ट है सर? अरे सर जो भी रहेगा सब अभी बता देंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हैं। एल ए से हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया। हमें इतना ही पढ़ना है लेकिन कंडीशन अलग अलग बनेगी। ठीक, हो गया बेटा, जल्दी करो। नीचे में लिखेगा दैट इज आई ई, दैट इज if length of wire, if length of wire is increased by, length of wire is increased by n times, length of wire is increased by n times, length of wire is increased by n times by stretching the wire, by stretching the wire. If length of wire is increased by n times by stretching the wire, then its resistance becomes
then its resistance becomes n square times of then its resistance becomes n square times of initial value. Its resistance becomes n square times of initial value. Its resistance becomes n square times of initial value. हो गया? उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक, आगे लिखेंगे दूसरा, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेज बाई n times, if length of wire is increases by n times by connecting identical wires। अब देखो यहाँ पे सेकेंड केस क्या बनाते हैं बेटा, अगर वायर की लेंथ को n टाइम्स आप कर रहे हो वैसे ही आइडेंटिकल वायर को क्या करके जोड़ के, मतलब उतने ही थिकनेस के आइडेंटिकल वायर को जोड़ के उसकी लेंथ को हमने कितना कर दिया, n टाइम्स कर दिया। ठीक, डॉट कर लो, मतलब जो वैल्यू अब हो गई वो NaL एल की वैल्यू NaL के इक्वल हो गया, बट एरिया में क्या चेंज हो रहा है, आपकी बात एरिया बेटा रिमेन सेम रह गया। एरिया में हमने कोई चेंज नहीं किया, वैसे ही आइडेंटिकल वायर को जैसे पहले जिस मटेरियल का था उसी मटेरियल के आइडेंटिकल वायर को इसमें जोड़ के उसकी लेंथ को L क्या गुना पहले का कर दिया गया, अगर टोटल लेंथ NaL हो गया जो पहले L के बराबर हुआ करता था। ठीक, एरिया रिमेन सेम हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो R डैश A डैश की वैल्यू होगी कितना, A के बराबर, तो R डैश की वैल्यू होगी रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। देखो रो L डैश की वैल्यू NaL अपॉन क्या A, n को बाहर कर लो तो रो L बाई A। देखो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू कितनी थी R के, तो यानी R डैश की वैल्यू होगी n इंटू क्या R। ठीक, तो अगर हम लोग लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हैं बाई एडिंग द आइडेंटिकल वायर, देन क्या रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज बाई n टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो भी पहले का कितने गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक, एरिया के लिए भी कर लें। हो गया? नीचे लिख लीजिएगा, नहीं एरिया मत बढ़ाओ भैया, नहीं बढ़ेगा, जब उतना ही मोटा जोड़ा तो मोटा कैसे हो जाएगा जी? वो दूसरा कंडीशन बना रहे हैं, इसमें एरिया बढ़ाएंगे, आप इसमें लेंथ बढ़ाएं, हम इसमें एरिया बढ़ाने का प्रयास करें। सब प्रयास कर दें, जारी रखें। अरे कट करके जोड़ेंगे, आइडेंटिकल जोड़ेंगे, उसके पहले ही तब जाके एरिया बढ़ेगा। ठीक, हाँ, इधर देखिए, इधर पतला है, इधर मोटा की। चलो लिखो लिखो बेटा, यहाँ पे पॉइंट लिखे दैट इज इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस n टाइम्स, लेंथ ऑफ वायर इज increases n times by adding identical wires, then its length also increases by n times। its length also increases by क्या हो जाएगा,
n टाइम्स। तो उसकी लेंथ भी हमारी पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगा, n गुना होगा। आल्सो इंक्रीज बाई n टाइम्स हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल करवाते हैं। आप होमवर्क आपका, आप कटिंग को घर से करके लाइए। कटिंग पे दो, एक n पार्ट में कट कर दीजिएगा, एक बार n पार्ट में कट करके फिर रिबाउंड कर दीजिएगा, मतलब उसको लपेट दीजिएगा, मोटा बना लीजिएगा। दोनों कंडीशन घर से करके लाइएगा, ठीक। चलिए ठीक बेटा, आपका